how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is problem solving techniques. Let's get started. Look at the code and decode the word. A is 1, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25, Z 26. Space 27, 1, 18, 20, 9, 16, 9, 3, 9, 1, 12, 27, 9, 14, 20, 5, 12, 12, 9, 7, 5, 14, 3, 5. तो बच्चों यहाँ पे कुछ कोड हमें दिए गए हैं, जैसे कि 1 को क्या मान लिया है आपने, ए मान लिया है, या फिर आप यूँ कह लो कि ए को हमने 1 मान लिया है, बी को 2 मान लिया है। इस तरह से हमको सारे अल्फ़ाबेट्स को क्या दे देने हैं, नंबर दे देने हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर सीरीज दी गई है, आपको क्या करना है, उन नंबर्स की जगह पे अल्फ़ाबेट्स लिखना है और ये चेक करना है कि इसके बाद आपका कौन सा जो अल्फ़ाबेट है या कौन सा वर्ड जो है वो फॉर्म हुआ है। In our daily life, we have to solve various problems by using different strategies. These strategies are called problem solving techniques. A problem solving technique is a collection of sequential steps to solve a problem. A computer needs step-by-step instructions to complete a task. These instructions are called a computer program when they are written in some programming language, but before they are written in any programming language, these steps are written in some problem solving techniques. Some of these techniques are algorithms and flowcharts. In this chapter, we will learn about algorithms and flowcharts used to develop प्रोग्राम। तो बच्चों, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ठीक है, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। इन स्ट्रैटेजीज को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कहते हैं, और इन स्ट्रैटेजीज को हम सिक्वेंशली यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या हो सके, सॉल्व हो सके। इसी तरह से कंप्यूटर जो होता है उसे भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है ताकि वो किसी भी टास्क को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। और अगर उसको टास्क को परफॉर्म करते हुए कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि कंप्यूटर भी अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। अब ये जो टेक्निक्स होती हैं ये एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट कहलाती हैं, और इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। Algorithm. Before writing computer program, we need to write the steps to solve that problem in simple English language. This step-by-step procedure to solve any problem is called algorithm. Thus, an algorithm is a step-by-step process of solving any problem. An algorithm is an important step in developing a program. Let us take an example. Sangini wants to drink a cup of tea. She follows certain steps. Step 1, she takes an empty pan, she pours water in it. Step 2, she puts the pan on the gas burner. Step 3, she puts tea leaves and sugar in it. Step 4, let it boil. Step 5, she pours milk to the mixture. Step 6, she boils it again. Step 7, she strains it into a cup. Step 8, she drinks the tea. तो बच्चों, एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में जब आप क्या करते हो, कोई काम करते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग को आप वहाँ पे डालते हो, तो आपको कुछ स्टेप्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपका जो कंप्यूटर है वो उन टास्क को, उन प्रॉब्लम्स को या उन इंस्ट्रक्शंस को वो फीड करता जाए, ठीक है। ये जो स्टेप्स होते हैं ये ही आपके एल्गोरिथम कहलाते हैं, ठीक है। और एल्गोरिथम जो होता है वो आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, सपोज एक गर्ल है संगिनी, उसे चाय पीनी है, तो वो क्या करेगी, डायरेक्ट दूध को गर्म करेगी नहीं, वो सबसे पहले पैन रखेगी, उसके बाद उसमें पानी डालेगी, उसके बाद उसमें टी लीव्स डालेगी, देन वो शुगर डालेगी, देन उसको थोड़ा बॉईल होने देगी, उसके बाद वो उसमें क्या डालेगी, दूध डालेगी, फिर उसको बॉईल करके ही वो पिएगी। तो ये स्टेप्स होते हैं जब हम टी बनाते हैं। तो इसी तरह से हमारे कंप्यूटर की स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है ताकि वो किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सके।
Similarly, a computer follows a set of instructions to perform a task. An algorithm is a set of steps in a sequential manner to solve a problem or to complete a task. The problem can be logical or mathematical. Algorithms are the building blocks of computer programs. They are important to programming as recipes are for cooking. An algorithm is always written in very simple words and precise language so that the steps can be understood easily by everyone. In computer terms, algorithm is the sequence of steps or computer operation which collectively solve a given problem. ठीक है बच्चों, हमने यही पढ़ा था आगे कि algorithm जो होता है वो आपके set of क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं जो कि सिक्वेंशियल मैनर में रखे जाते हैं ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सके और ये प्रॉब्लम्स आपकी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल हो सकती है. इसीलिए एल्गोरिथम जो होते हैं वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में, जैसे कि आपकी रेसिपी होती है किसी भी काम को या किसी भी खाने को बनाने की. Characteristics of a good algorithm. The main characteristics of a good algorithm are precision. Each step is precisely defined. Uniqueness. Result of each step should be uniquely identified and only depend on the result of the preceding steps. Finiteness. It should be stopped after a finite number of instructions are executed. Input. It should have well-defined input. Output. It should have a well-defined output. Effective. It is measured in terms of time and space. तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं एक अच्छे एल्गोरिथम की. सबसे पहले तो ये प्रिसाइज होता है, आपको हर चीज़ जो होती है वो प्रिसाइजली इसमें डिफाइन की जाती है. इसके जो रिजल्ट्स होते हैं हर किसी स्टेप के वो काफ़ी यूनिकली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं. इसमें फिनिट नंबर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, और फिनिट नंबर्स के बाद जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है. इसमें जो आपके वेल डिफाइंड इनपुट्स हैं उन्हें ही डाला जाना चाहिए और जो आपके आउटपुट हैं वो भी वेल डिफाइंड ही होने चाहिए. साथ ही साथ ये काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए ताकि आपके टाइम एंड स्पेस को ये क्या कर सके, बचा सके. नाउ रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम्स. देयर आर सम गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम. Give statement numbers as step 1, step 2, etc. Always begin with start and end with stop. Write each instruction in a separate line. Write function of each statement in a separate line. तो बच्चों यहाँ पे रूल दिए गए हैं, ठीक है. आप एल्गोरिथम को ऐसे ही नहीं लिख सकते, उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. हमेशा आप स्टेप्स को लिखेंगे स्टेप 1, स्टेप 2 की तरह, ठीक है. और आपका जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है वो आप स्टार्ट और स्टॉप के साथ ही उसे स्टार्ट एंड एंड करेंगे. आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो सेपरेट लाइन में लिखी हुई होनी चाहिए और आपके जो फंक्शन है वो आपकी ईच स्टेटमेंट के साथ सेपरेट लाइन में ही लिखे हुए होने चाहिए. नाउ राइटिंग एन एल्गोरिथम. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एल्गोरिथम इज द स्टेज विच रिक्वायर्स क्रिएटिव thinking and finding the best combination of steps to get the result. For example, A. Algorithm to find the sum and difference of two numbers. Step 1. Start. Step 2. Read two numbers and store them in A and B. Step 3. Add two numbers A and B. Step 4. Print the sum. Step 5. Subtract the number B from the number A. Step 6. Print the difference. Step 7. Stop. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम एल्गोरिथम को लिखते हैं, ठीक है. जो आपका एल्गोरिथम है वो स्टेज बाय स्टेज आपका लिखा जाता है जिसमें आपकी क्रिएटिव थिंकिंग एंड आपके जो कॉम्बिनेशन होते हैं स्टेप्स को उनको इंक्लूड किया जाता है ताकि आप रिजल्ट को प्राप्त कर सको. अब यहाँ पे आपको एल्गोरिथम लिखना है किसी भी सम का, किसी भी नंबर का सम एंड उसका डिफरेंस, मतलब उसका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है. इसके लिए सबसे पहले आप स्टेप 1 में स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद आप टू नंबर्स को रीड करेंगे और उन्हें स्टोर करेंगे ए एंड बी के रूप में. उसके बाद आप दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और आप उनका जो सम है उसे प्रिंट करेंगे. देन उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. आप सब्ट्रैक्ट में जो बड़ा नंबर होगा बी जैसे बड़ा नंबर है उससे आप छोटे नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे. उसके बाद जो उनके बीच का डिफरेंस आया, जो रिजल्ट आया उसे आप
प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपका सम हो जाएगा, आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो आप स्टॉप करके उसे क्या करेंगे, एंड करेंगे। बी, a logarithm to find the average of marks in 3 subjects. Step 1, start. Step 2, read 3 numbers and store them in A, B and C. Step 3, add these 3 numbers A, B and C and store the result as sum. Step 4, divide the sum by 3. Step 5, print the average. Step 6, stop. तो बच्चों अब हमें 3 सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स निकालने हैं। इसके लिए हमें एलॉगरिथम को लिखना है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, स्टेप 1 में आप सबसे पहले स्टार्ट से इसे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप 3 नंबर्स को रीड करेंगे और उन्हें स्टोर करेंगे ए, बी और सी के रूप में। देन आपको इन 3 नंबर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आप इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद आप इनका जो सम होगा उसे आप 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देन आप एवरेज को प्रिंट करेंगे और आप स्टॉप करके इस प्रोसीजर को एंड करेंगे। डू यू नो द वर्ड एलॉगरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द 9th century पर्शियन मुस्लिम मैथमेटिशियन एबी अब्दुल्ला मोहम्मद IBN मूसा अल ख्वारिज़मी। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि जो एलॉगरिथम वर्ड है वो 9th सेंचुरी के पर्शियन मुस्लिम मैथमेटिशियन के नाम से आया है। सी, एलॉगरिथम टू कंपेयर 2 नंबर्स। स्टेप 1, स्टार्ट। स्टेप 2, टेक 2 नंबर्स A and B. Step 3, is A greater than B? Step 4, if yes, display A is bigger. Step 5, if no, display B is bigger. Step 6, stop. तो बच्चों यहाँ पे हमें 2 नंबर्स को कंपेयर करना है। तो आप सिंपली सबसे पहले स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद आप 2 नंबर्स को लिखेंगे A एंड B। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या A जो है वो ग्रेटर है B से। अगर वो बिगर है B से तो आप येस लिखेंगे, अगर वो नो है तो आप डिस्प्ले करेंगे B इज बिगर। उसके बाद आप स्टॉप करके इस प्रोसीजर को एंड करेंगे। इन दिस एग्जाम्पल स्टेप 2 इज द इनपुट स्टेप। स्टेप 3 इज प्रोसेसिंग डिसीजन मेकिंग स्टेप। स्टेप 4 एंड 5 आर द आउटपुट स्टेप्स। ये जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है इसमें जो 2 स्टेप है वो आपका इनपुट स्टेप है, ठीक है, जिसमें आपने अपना इनपुट डाला था। स्टेप 3 जो था वो प्रोसेसिंग था, जिसमें क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब जो डिसीजन मेकिंग स्टेप है वो लिया जा रहा है। और आपका स्टेप 4 एंड 5 जो है ये आपके आउटपुट स्टेप है, ठीक है, जो आपने इनपुट किया फिर आपने प्रोसेसिंग की, उसके बाद आपको क्या मिला, आउटपुट मिला। An algorithm to solve a problem can be easily converted into a computer program with the help of programming language. The person who writes computer programs to solve a problem is called a programmer. तो बच्चों जो एलॉगरिथम होता है ये आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और जो पर्सन होता है इन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को लिखता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। Advantages of our algorithm. Algorithms are very useful in solving problems. There are many advantages of writing algorithms for solving a problem. Some of them are as follows. They are easy to understand and implement. They describe the steps that should be taken to solve a problem. They help to eliminate any logical errors in our problem solving. They are independent of any computer language. They can be easily converted into flowcharts and then into computer language. तो बच्चों हमें एलॉगरिथम के यहाँ पे एडवांटेजेस बताए गए। एलॉगरिथम जो होती है वो काफ़ी यूजफुल मानी जाती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस जो हैं वो बताए गए हैं, जैसे कि ये बहुत ही ईजी होते हैं अंडरस्टैंड करने में एंड इम्प्लीमेंट करने में, और जो उनके स्टेप्स होते हैं वो आप ईजिली क्या कर पाते हो, डिस्क्राइब कर पाते हो, ठीक है। और ये आपके जो लॉजिकल एरर्स होते हैं उन्हें ये क्या करते हैं, हटाते जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिकल आपके प्रोग्राम में। और ये इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में, और साथ ही साथ आप इन्हें फ्लो चार्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर किसी दूसरी कंप्यूटर लैंग्वेज में भी ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ फैक्ट टू नो, पेज रैंक PR इज एन एलॉगरिथम यूज्ड बाय गूगल सर्च इंजन टू रैंक वेब पेजेस। तो बच्चों यहाँ पे PR पेज रैंक के बारे में बताया गया है, ये भी एक क्या है, एलॉगरिथम है जो कि गूगल सर्च इंजन में यूज़ किया जाता है किसी भी वेब पेज को रैंक करने के लिए। फ्लो चार्ट, अ फ्लो चार्ट इज अ diagrammatic representation of a problem solving process, i.e. algorithm. It is called a flow chart as it charts the flow of a program.
The direction of flow in a flowchart is always from top to bottom. Hermann Goldstein and John von Neumann developed a flowchart, originally a diagram, to plan computer programs. In a flowchart, each operation is represented using specific geometrical symbols. These symbols are connected to each other by arrows to show the operations. Serial number, name, symbol, use, example. First, terminal box. The oval-shaped box is used to indicate the start and end box of the flow chart. Start, stop. Second, input-output box. The parallelogram-shaped box is used for accepting inputs or giving outputs of the program. Input A, print A. Third, processing box. The rectangular shaped box is used for writing the instructions and doing the calculations. Print A. Decision box. The diamond shaped box is used for checking or applying any condition in the program. For each condition, there can be only two answers, yes or no. Is X greater than Y? Yes, no. Fifth, flow line. The arrows that are used to connect the various geometrical symbols in a flowchart are called flow lines. They also show the direction of a flow of program logic. 6. Connector. Sometimes when a flowchart is lengthy and spread into two or more pages, then connectors are used to connect two parts of a flowchart on different pages. अब बच्चों हम जान लेते हैं फ्लो चार्ट के बारे में. फ्लो चार्ट जो होता है आपका ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को दिखाने का. ठीक है, जैसे कि आपका एलॉगरिथम होता है उसमें आपके फ्लो चार्ट्स यूज़ किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टास्क को दर्शाने के लिए. ठीक है, जो डायरेक्शन होती है फ्लो चार्ट की वो टॉप से बॉटम होती है, मतलब आप पहले स्टार्ट करेंगे उसके बाद आप नीचे नीचे स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे. जो फ्लो चार्ट्स हैं उन्हें डेवलप किया गया था हरमन गोल्डस्टाइन एंड जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा. फ्लो चार्ट जो होते हैं उनमें ईच ऑपरेशंस को प्रेजेंट किया जाता है यूजिंग स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल सिंबल्स. ठीक है, ये जो सिंबल्स हैं यहाँ पे आपके कनेक्ट किए जाते हैं एरोस के थ्रू और इसे आपको टेबल में भी दिखाया गया है. जैसे कि टर्मिनल बॉक्स जो होता है ये आपका ओवल शेप का होता है और ये आपके स्टार्ट एंड एंड बॉक्स को क्या करता है, इंडिकेट करता है. इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स जो होता है ये आपके पैरेललोग्राम शेप बॉक्स होते हैं जो कि आपके इनपुट एंड आउटपुट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. मतलब पहले इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं फिर आपको ये आउटपुट देते हैं किसी भी प्रोग्राम का. प्रोसेसिंग बॉक्स आपका रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स होता है जो कि आपके इंस्ट्रक्शंस को राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ इसमें कैलकुलेशंस वगैरह भी की जाती है. डिसीजन बॉक्स आपका डायमंड शेप बॉक्स होता है जिसमें आपके किसी भी कंडीशंस को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है और अप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट आती है आपकी फ्लो लाइंस. ये आपके जितने भी ज्योमेट्रिकल टास्क होते हैं, जो फिगर्स होती हैं, इन्हें कनेक्ट किया जाता है फ्लो लाइंस के ही थ्रू. उसके बाद आता है आपका कनेक्टर. अगर आपका फ्लो चार्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है, दूसरे पेज पे चला जाता है, तीसरे पेज पे चला जाता है, तो आपको कनेक्टर्स यूज़ करना होता है उन्हें शॉर्ट करने के लिए. तो बच्चे आगे एक फैक्ट है वो हम जान लेते हैं. फ्रैंक बंकर Gilbreth made the first flowchart in 1921 for showing office processes. तो बच्चों फर्स्ट जो फ्लो चार्ट था वो बनाया गया था 1921 में. किसके द्वारा? फ्रैंक बंकर गिलब्रेथ के द्वारा. Rules for making a flowchart. There are some rules that should be followed while making a flowchart. While drawing a proper flowchart, all necessary requirements should be listed out in a logical order. The flowchart should be clear, neat and easy to follow. Only one flow line should be used in conjunctions with terminal symbols. The direction of flow in a flowchart should be from top to bottom or from left to right. Avoid the intersection of flow lines if you want to make it more effective and better. If the flowchart becomes complex, it is better to use connector symbols to reduce the number of flow lines. कन्वर्टिंग एन एलॉगरिथम इनटू अ फ्लो चार्ट. तो बच्चों पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं. ठीक है, जब आप किसी फ्लो चार्ट को बना रहे होते हो तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो आपको क्या करनी होती है, लिस्ट करनी होती है ताकि वो लॉजिकल ऑर्डर्स में आपके फ्लो चार्ट में दिखे. आपका फ्लो चार्ट जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए और ईजी टू फॉलो होना चाहिए और ईजी टू अंडरस्टैंड भी होना चाहिए.
आपके जो फ्लो लाइंस हैं वो एक ही डायरेक्शन में यूज़ होती हुई नज़र आनी चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा अगर आप फ्लो लाइंस को यूज़ करोगे तो आपका जो फ्लो चार्ट है वो बहुत ही क्लमजी आपको नज़र आएगा। आपके जो डायरेक्शन होने चाहिए वो टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, लेफ़्ट टू राइट होने चाहिए, ठीक है। आपको इंटरसेक्शंस को अवॉइड करना होगा किसी भी फ्लो लाइन की, मतलब आपकी जो फ्लो लाइंस होती है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती हुई नहीं नज़र आनी चाहिए। एक डायरेक्शन में या तो अपर डायरेक्शन में या फिर लोअर डायरेक्शन में आपको जाती हुई वो नज़र आनी चाहिए। आपका जो फ्लो चार्ट है अगर आपको लगता है वो कॉम्प्लेक्स हो गया तो आपको ऐसे सिचुएशन में जो कनेक्टर्स होते हैं वो यूज़ करना ज़रूरी होता है। अलॉग्रिथम फ्लो चार्ट। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 वेक up in the morning, step 3 go to washroom, step 4 brush your teeth, step 5 take a bath, step 6 wear your school uniform, step 7 have your breakfast, step 8 take your tiffin, step 9 go to your school, step 10 stop। तो बच्चों यहाँ पे कुछ अलॉग्रिथम हमें दिए गए हैं, अब इसे हम फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट से शुरू किया, वेक अप इन द मॉर्निंग, गो टू वॉशरूम, ब्रश योर टीथ, टेक अ बाथ, वेयर योर स्कूल यूनिफॉर्म, हैव योर ब्रेकफास्ट, टेक योर टिफिन, गो टू योर स्कूल एंड स्टॉप। तो बच्चों यहाँ पे हमने सुबह उठने से लेकर स्कूल पहुँचने तक क्या क्या हमने काम किया वो हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अलॉग्रिथम एंड फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया है। More to know, flow charts are used for removing errors in different phases of a program. फ्लो चार्ट जो होते हैं वो आपके किसी भी फेज ऑफ प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं ताकि जो एरर्स हैं उन्हें रिमूव किया जा सके। Some examples of flow chart. Example 1. To calculate the average of 3 numbers. Start. Input A, B, C. Average equal to bracket A plus B plus C oblique 3. Display average. Stop. Example 2. To compare two numbers. Start. Input A, B. Is A greater than B? Yes. Display B is smaller. No. Display A is smaller. Stop. Example 3. To find the larger of two numbers. Start. Input N1, N2. Is N1 greater than N2? Yes. Print N1. No. Print N2. Stop. Loops. Sometimes you need to repeat a set of instructions a number of times. Instead of writing the instructions again and again, you can direct the flow lines back to the previous instructions in a flow chart. Such a sequence of instructions which is repeated again and again is said to be in a loop. For example, to print numbers from 1 to 10, assign value 1 to the variable n. Each time the loop is executed, the value of n is printed and then incremented by 1 until its value becomes greater than 10। तो बच्चों हम लूप्स के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस को क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। अब हमें उनको बार बार लिखने से तो अच्छा हम उनको क्या कर देते हैं, एक सेट, एक जो प्रिंट लाइन होती है, फ्लो लाइन होती है, उन्हें हम क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, ताकि अगर हमें एक ही चीज़ को रिपीट करना है तो हम लाइन जो होती है फ्लो लाइन वो वापस उसी पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इसके बाद जो है वो दोबारा वही स्टेप आ रहा है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन में, अगर ये रिपीट होते हैं बार बार तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एक लूप में इन्हें कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अगर आपको प्रिंट करने हैं नंबर फ्रॉम 1 to 10 तो आपको असाइन करनी पड़ेगी वैल्यू को टू द वेरिएबल n, ठीक है। और हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, लूप को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हर बार आपको जो वैल्यू है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बाय 1 अंटिल जब तक आपका की जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 या 10 नहीं आ जाता। स्टार्ट n इक्वल टू 1, प्रिंट n इक्वल टू n प्लस 1। इज n ग्रेटर देन 10? नो। यस। स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे आपका बता रखा है, अगर आपको सिस्टमेटिकली चलना है, अगर आपका n जो है वो आपका ग्रेटर देन 10 आता है तो ठीक है, आप स्टॉप कर देते हो। अगर वो ग्रेटर देन 10 नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो आपको रिपीट करने से अच्छा आपने क्या कर दिया, फ्लो लाइन को ऊपर की तरफ डायरेक्शन उसे दे दिया, मतलब आपको ये दोबारा से क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। नाउ एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम इन अ मोर इफेक्टिव वे। इट इज बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ सिस्टम। It acts as a guide during the program development phase. It helps in finding out errors. A flowchart is independent of any particular programming language, means we can
Develop a program in any language from a flowchart. Disadvantages of flowchart. Sometimes the flowchart becomes complex if the program logic is long. If you want to change something in the flowchart, you have to redraw it. तो बच्चों हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं फ्लो चार्ट के। फ्लो चार्ट जो होते हैं वो आपको किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन अ मोर इफेक्टिव वे, और ये एक बेटर तरीका है किसी भी लॉजिक को कम्युनिकेट करने का किसी भी सिस्टम के। ये आपको गाइड की तरह एक्ट करता है जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को क्या कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये आपके एरर्स को भी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। फ्लो चार्ट जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब है कि आप इसे क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में फ्रॉम अ फ्लो चार्ट। अब डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं। कभी कभी फ्लो चार्ट जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि इसके जो प्रॉब्लम लॉजिक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी आप अपने फ्लो चार्ट में अगर चेंजेस करना चाहो तो आप उन्हें चेंज नहीं कर पाते, आपको उन्हें रीड्रॉ करना पड़ता है। Solving problems using algorithm and flowchart. Example 1. Write an algorithm to find a student's final assessment grade. The final grade is calculated as an average of marks of 5 subjects. State whether a student passes or fails. Also make a flowchart for the same. Algorithm. Step 1, start. Step 2, get the marks of the 5 subjects A, B, C, D, E. Step 3, add the marks and divide them by 5. Step 4, if average is below 40, print the result fail, else print the result pass. Step 5, stop. Flowchart, start. Input A, B, C, D, E. Grade equal to A plus B plus C plus D plus E oblique 5. Is grade greater than 40? No. Print pass, stop. Yes, print fail, stop. तो बच्चों यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है पहला कि कैसे हम किसी भी एल्गोरिथम को राइट करते हैं किसी भी स्टूडेंट के फाइनल असेसमेंट ग्रेड को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये जो फाइनल ग्रेड्स है इन्हें क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है एज एन एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, ठीक है। अब इनको हम एल्गोरिथम के थ्रू कैसे परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले आपको स्टार्ट से करना है, उसके बाद आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने हैं, देन उसके बाद आपको जब उनके टोटल आप कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, 5 से उसे डिवाइड करना है। अगर आपकी एवरेज वैल्यू जो है वो बिलो 40 है तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, फेल आएगा। अगर आपकी जो एवरेज वैल्यू 40 से ऊपर है तो वो क्या आएगा, पास आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टॉप करके इसे एंड करेंगे। अब सेम चीज़ को आप फ्लो चार्ट में कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद आप इनपुट डालेंगे सारे सब्जेक्ट्स का, देन उसके बाद आप ग्रेड डालेंगे, मतलब आप सारे सब्जेक्ट के जो नंबर्स हैं उन्हें प्लस करके उसे डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो आंसर आ रहा है वो 40 से बिलो आ रहा है, तो आपका अगर आंसर 40 से बिलो आ रहा है तो आप यस करके उसे प्रिंट फेल करके आप क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। अगर आपका 40 से अबव आ रहा है तो आप नो करके प्रिंट पास करके उसे स्टॉप कर देंगे। Example 2, write an algorithm and draw a flow chart to calculate the factorial of a number. Algorithm. Step 1, start. Step 2, read the number n. Step 3, initialize I equal to 1, fact equal to 1. Step 4, check if I is less than equal to n, then repeat step 5 to 6 until I equal to n. Step 5, fact equal to fact star I. Step 6, I equal to I plus 1. Step 7, print fact. Step 8, stop. Flowchart, start, read n, I equal to 1, fact equal to 1. Is I less than equal to n? False, print fact. True, fact equal to fact into I equal to I plus 1. Stop. तो बच्चों यहाँ पे हमें फ्लो चार्ट एंड एलॉग्रिथम के थ्रू समझाना है किसी भी नंबर के फैक्टोरियल वैल्यू को। तो यहाँ पे आपको एलॉग्रिथम में स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है एंड फ्लो चार्ट में आपको सिंबल्स के थ्रू समझाया गया है, फिगर्स के थ्रू समझाया गया है कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Example 3, write an algorithm and draw a flow chart to check whether a given number is even or odd. Algorithm. Step 1, start. Step 2, read number. Step 3, check if number percentage 2 equal to 0, then print a number is even.
else print number is odd. Step 4, stop. Flowchart, start, read a number. Is a number percentage 2 equal to 0? Number is even, stop. Number is odd, stop. तो बच्चों यहाँ पे हमें लॉगरिथम एंड फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना है कि कोई नंबर जो है, जो दिया गया नंबर है, वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लॉगरिथम के थ्रू समझाया है। इसमें आप स्टार्ट, रीड नंबर, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। इसी तरह से फ्लो चार्ट में भी आप सिम्बल्स के थ्रू, अपने जो फिगर्स हैं उनके थ्रू आप इस स्टेप को फॉलो करते हुए जाएंगे। Now think box. Can you use the same principle of a logarithm and flow chart to solve a problem of your daily life? बच्चों, आप अपनी डेली लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें आप क्या लॉगरिथम एंड फ्लो चार्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं? तो बच्चों ये आपको सोचना है, ठीक है। आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप लिख करके, स्टेप बाय स्टेप लिख करके भी आप क्या कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते। तो बच्चों आई होप आपको लॉगरिथम एंड फ्लो चार्ट का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।